बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम। आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे मेजर स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साइकोलॉजी की बेसिकली बेस ही इस पर होती है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ बैकग्राउंड को। ठीक है, कि ये स्कूल ऑफ थॉट जो हैं, इनकी स्कूल ऑफ थॉट होते हैं किसी भी किस्म की बेसमेंट आप कह सकते हैं, इसके ऊपर ही जाके आगे जाके थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि स्कूल ऑफ थॉट स्टार्ट कहाँ से हुए थे। जैसे कि जी हम सबको पता है कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस कंसीडर होना शुरू हो गई थी आफ्टर द फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैब। ठीक है, इन 1879। तो इसको जो है साइंस में सेपरेट कर दिया गया था बायोलॉजी और फिलोसफी से। अब इसका काम क्या था कि डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को। सबसे पहला जो स्कूल ऑफ थॉट था वो स्ट्रक्चरलिज्म था। स्ट्रक्चरलिज्म वॉज एडवोकेटेड बाय द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजी लैब। साइकोलॉजी लैब के फर्स्ट फाउंडर कौन थे? विलियम वॉन्डेट थे। तो विलियम वॉर्नर ने सबसे पहले जो स्कूल ऑफ थॉट दिया था उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म दिया था। ठीक है, ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर अदर थ्योरीज आर बिगिनिंग टू इमर्ज एंड वाया डोमिनेंस इन साइकोलॉजी। जाहिर बात है, जब एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो पब्लिश हो जाता है तो थ्योरीज जो है वहाँ से बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट दैट हैव इन्फ्लुएंस आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, अब हम कुछ डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे थॉट्स के बारे में जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी को बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट्स की। सबसे पहले जी स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस फंक्शनलिज्म। जी सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस फंक्शनलिज्म की, तो स्ट्रक्चरलिज्म वाज द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, हमेशा याद रखें, और फोकस्ड ऑन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस इनटू द मोस्ट बेसिक कंपोनेंट। यानी कि मेंटल प्रोसेसेस को अगर ब्रेक किया जाए और इनको बेसिक कंपोनेंट को स्टडी किया जाए तो हम माइंड और बिहेवियर को समझ सकते हैं। ये स्ट्रक्चरलिज्म वालों का कहना था। ठीक हो गया जी, यानी कि इन्होंने स्ट्रक्चर पर फोकस किया। अब जी ये किसने प्ले प्रेजेंट किया था? विलियम बॉर्नर ने, जिनके साथ जी एडवर्ड टिचनर थे। इन दोनों की कंट्रीब्यूशन से जो था वो स्ट्रक्चरलिज्म प्रमोट हुआ था। अच्छा जी, फंक्शनलिज्म की बात करें तो फंक्शनलिज्म सबसे पहले एज ये जो रिएक्शन था वो डिफरेंट थ्योरीज का, स्ट्रक्चरलिस्ट की जो डिफरेंट थ्योरीज थी उनके रिएक्शन में आया था। ठीक है, और वॉज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने इसके ऊपर काम किया था। और बेसिकली जी फंक्शनलिज्म जो था उसमें माइंड के फंक्शन को देखा जाता था। इसके फंक्शन क्या क्या थे, इसमें क्या मतलब कि कॉन्शियसनेस वगैरह जो थी, उन सारे की चीज़ों के बारे में देखा जाता था। ठीक है, अब इनमें मेजर फंक्शनलिस्ट थिंकर कौन थे? जॉन डेवी थे और कार्वी हार्ट थे। ठीक है, उसके बाद जी बिहेवियरिज्म। अच्छा जी, बिहेवियरिज्म जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी का। ठीक है, बिहेवियरिज्म क्या था? Behaviorism became the dominant school of thought during the 1950s based upon the work of thinkers such as John B. Watson, एवन पेलवन और B.F. स्किनर। ठीक है, इन सब ने अलग अलग काम किए थे। ठीक हो गया जी। अब एवन पेलवन का बहुत मशहूर है क्लासिकल कंडीशनिंग, और इसके बाद जी B.F. स्किनर को ऑपरेंट कंडीशनिंग मशहूर है। ठीक है, जबकि जॉन बी वॉटसन जो थे इन्होंने बताया था किस तरह से लर्निंग होती है, बिहेवियर को किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, बिहेवियर होल्ड दैट आवर बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन बाय द एनवायरमेंटल कॉजेज। इन्होंने ये बात भी कही थी कि हमारे जितने भी बिहेवियर होते हैं वो इन्वायरमेंटल कॉजेज की वजह से, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, किसी स्टिमुलाई की वजह से होते हैं। ठीक है, ये जे बी वॉटसन का जो था वो एक थॉट था। बिहेवियरिज्म फोकस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियरिज्म जो है वो फोकस करता है बिहेवियर्स को जो कि ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज़ थी वो थ्योरी ऑफ लर्निंग थी। थ्योरी ऑफ लर्निंग में इंक्लूड किया गया था क्लासिकल कंडीशनिंग को, ऑपरेंट कंडीशनिंग को, विद द फोकस ऑन द डायरेक्ट डील ऑफ रिसर्च। ठीक है, और इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च, कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च की गई है। ठीक है, और अब तक का जो सबसे ज़्यादा वेल स्टैब्लिश स्कूल ऑफ थॉट है वो बिहेवियरिज्म ही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइको एनालिसिस के बारे में। साइको एनालिसिस जो है वो साइकोलॉजी का फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट है। एक बात जी आपने याद रखनी है, साइको एनालिसिस जो था वो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ठीक है, अच्छा, साइको एनालिसिस में क्या था कि सिगमंड फ्रॉइड वाज द फाउंडर ऑफ साइकोडायनामिक अप्रोच। दिस स्कूल ऑफ थॉट एम्फसाइजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड ऑन बिहेवियर। यानी कि हमारे बिहेवियर के ऊपर अनकॉन्शियस माइंड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अब जो फ्रॉइड थे इन्होंने बात की थी कि हमारा जो माइंड है वो तीन एलिमेंट से बना होता है। सबसे पहले इड, फिर ईगो, फिर सुपर ईगो। इनके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, अदर मेजर साइकोडायनामिक थिंकर्स जो थे वो एना फ्रॉइड थी, यानी कि फ्रॉइड की अपनी बेटी, कार्ल जोंग थे, और जी एरिक एरिक्सन थे। एरिक एरिक्सन का बहुत ही मशहूर उनकी थ्योरी है जो 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस, साइको सोशल डेवलपमेंटल स्टेजेस उन्होंने बताई हैं। तो उसका भी लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर, वो भी मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वाले या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले क्या कहते थे कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी डेवलप एज अ रिस्पॉन्स ऑफ साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म। ये इन दोनों के रिएक्शन में बनी थी। ठीक हो गया, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इंस्टेड फोकस ऑन फ्री इंडिविजुअल फ्री विल
ठीक है, ये फ्री विल के ऊपर करती थी, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, यानी कि जैसे फ़र्स्ट शनाशाई या खुद शनाशाई कहते हैं उर्दू में, ये उसके ऊपर फोकस करता है। उसके बाद जी ये इसमें जो मेजर थिंकर थे, ह्यूमनिस्टिक थिंकर थे, वो इब्राहिम मैस्लो थे और कार्ल रॉजर थे। ठीक है, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की थी और ये स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली इन दोनों का ही है। उसके बाद हम लास्ट वन की बात करते हैं, जो कि हमारे पास है कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा जी, अगर हम कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट की बात करें या कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करें, तो इसमें हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस को देखते हैं। ठीक है जी, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या था कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग हाउ पीपल थिंक, हाउ पीपल परसीव, हाउ पीपल रिमेंबर एंड हाउ पीपल लर्न। ठीक है, यानी कि ये चार चीज़ें देखी जाती हैं, थिंक, परसीव, रिमेंबर एंड लर्न। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ larger field of cognitive science, the branch of psychology is related to other discipline including neurosciences, philosophy and linguistic। ठीक है, अब cognitive psychology जो है वो बेसिकली रिलेट करती है न्यूरोसाइंसेस से, इसके अलावा फिलोसफी से और लिंग्विस्टिक से। क्यों? क्योंकि इसमें हम देखते हैं सबसे पहले थिंकिंग को, ठीक है, फिर परसीविंग को और रिमेंबर और देन लर्निंग को। तो ये बिलोंग करती हैं न्यूरोसाइंसेस से, क्योंकि थिंकिंग और परसीविंग जो है वो न्यूरोसाइंसेस का पार्ट है। फिर उसके बाद जी रिमेंबर और लिंग्विस्टिक ये बिलोंग करते हैं हमारे पास फिलोसफी और लिंग्विस्टिक्स है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी ऑफ दिस स्कूल थॉट ऑफ स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस थी, वो अर्ली कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात यहाँ पर कर रहा है, जो कि जीन पियाजे ने दी थी। ठीक है जी, तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।